हेलो फ्रेंड्स, हमने कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 को टोटल मिलाकर 12 पार्ट में हमने क्लियर किया है। उस पे वहाँ पर हमने एक जैसे सवालों को एक पार्ट में लिया है। इसी प्रकार से हम चैप्टर 2 भी अभी करेंगे। तो चैप्टर 2 को भी हम ऐसे अलग अलग पार्ट में करेंगे प्रश्नावली का हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुपद कक्षा 9 में भी पढ़ लिए हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है? बहुपद जो है ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर राशि जो होती है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होती है, उसको बहुपद बोलते हैं। यानी कि बीजी व्यंजक के चर की घात क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। उस बीजी व्यंजक को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अब बीजी व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजी व्यंजक आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, यानी कि ऐसे व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? जो चर राशि और अचर राशि, वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों से मिलकर बनने वाली जो व्यवस्था है उसको बीजी व्यंजक बोलते हैं। चर राशि क्या होती है? यानी कि या तो एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर, है ना। अचर राशियों में हमारी संख्याएं, यानी कि जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। हमारे अचर राशियों में जैसे 1, 2, 3, रूट वाले मान √2, √3 और पाई, ये सब क्या कहलाती है? अचर राशियाँ। तो इन दोनों के मिलने से बनने वाली व्यवस्था या इन दोनों की एक सुव्यवस्था क्या कहलाती है? बीजी व्यंजक कहलाता है। यानी कि बीजी व्यंजक जो है वो चर और अचर राशियों के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से या व्यवस्थित क्रम में जमाने से, या प्लस माइनस का चिन्ह इसमें जोड़ने घटाने से बीजी व्यंजक प्राप्त होते हैं। और वो बीजी व्यंजक की घात अगर धनात्मक पूर्णांक है और कैसी है? पॉजिटिव है, तो वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद जो है वो घातों के आधार पर भी इनको डिवाइड किया जाता है और इनमें पदों के आधार पर भी इनको विभक्त किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद को घातों के आधार पर। तो यहाँ पर हमने आपको व्यंजक समझाया है। अब घातों के आधार पर बहुपद, यानी कि सबसे पहले आता है शून्य बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? शून्य हो, घात शून्य, इसको शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे कोई बहुपद लिखते हैं हम, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कि 8x⁻0। तो यहाँ पर ये हमें क्या प्राप्त होगा? 8x⁻0 तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है? 8। तो ये हमारा जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद कहलाएगा। ये 8 हमारा कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद। उसके बाद में आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, वह बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद जैसे 5x, ये हमारा क्या हो गया? रेखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा क्या है? रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा? घात 2। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 5x² + 6x, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। यहाँ पर हमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसके बाद में पदों के आधार पर घात अगर 3 हो तो त्रिघात, घात अगर 4 हो तो चतुष्घात, है ना। इसी प्रकार से इसको पदों के आधार पर भी विभक्त किया गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पदों के आधार पर हम देखते हैं। तो पदों के आधार पर अगर बहुपदों को देखते हैं तो सबसे पहले आता है एक पद बहुपद या एक पदीय बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे अगर हम देखते हैं इसको तो 5x ये हमारा एक बहुपद हो गया,
है ना, एक पद, कोई संख्या अकेली ले लेते 100, ये हमारा भी एक पदी बहुपद हो गया। इस प्रकार से द्विपद बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद यानी कि 5x + 4, ये हमारा द्विपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार से अगर किसी बहुपद में 3 पद हो तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। पदों का डिवाइडेशन प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा होता है, गुणा या भाग के चिन्ह से पद परिवर्तित नहीं होते हैं। अब आती है हमारे पास बहुपद की घात। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि बहुपद की घात किसे बोलते हैं। तो कोई भी बहुपद होता है, उसकी चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक मानक बहुपद लिखते हैं सबसे पहले, जैसे ax² + bx + c। इसमें अगर हम घात की बात करें ये, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारे पास? इस बहुपद की घात, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें कि यह बहुपद जो है, पहले तो घातों के आधार पर देखें तो कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। बहुपद की घात 2 है, अतः ये द्विघाती बहुपद है। फिर दूसरी, पदों के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपद बहुपद। यानी कि पदों के आधार पर ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपद बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, दूसरा 5x² + 6। यहाँ पर अगर हम घात की बात करते हैं तो इसकी घात कितनी हो गई? 2, और इसमें पद कितने हैं? पद भी हैं 2, तो ये क्या हो गया? द्विघात द्विपद बहुपद। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल 3, अगर कोई संख्या है 2x³ + 6x² + 5x + 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसकी घात क्या है, यहाँ पर घात 2 भी है, घात 1 भी है और घात 3 भी है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद की घात अगर यहाँ पर हम देखें तो इसकी घात हो गई 3, क्योंकि चर राशि की सबसे अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती। और पद अगर हम देखें तो 1 2 3 4, इसमें पद क्या है? 4। तो इसको अगर हम नाम दें तो पदों के आधार पर चतुष्पद बहुपद और घातों के आधार पर त्रिघात बहुपद, यानी कि यह बहुपद जो है त्रिघातीय चतुष्पद बहुपद हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा है कि बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या है, यानी कि घातों के आधार पर बहुपदों के क्या क्या नाम होते हैं और पदों के आधार पर बहुपदों के क्या क्या नाम होते हैं। थोड़ी सी इसमें एक जानकारी और बाकी बच गई। जैसे अगर यहाँ पर गुणांक अगर आपसे पूछे, गुणांक, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ लिया कि x² का गुणांक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में x² का गुणांक क्या है, यानी कि x² के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो x² का गुणांक हो गया। तो x² के आगे 6 लिखा हुआ है, तो x² का गुणांक क्या हो गया? 6। अगर आपसे पूछ लिया इसमें कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यानी कि x के आगे कौन सी संख्या लिखी हुई है, x में किसका गुणा हो रहा है, यानी कि x में 5 का गुणा हो रहा है, तो इसका गुणांक हो गया 5। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, तो x की घात 3 के आगे किसका गुणा हो रहा? 2 का गुणा हो रहा, तो x की घात 3 का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका गुणांक भी देखा है हमने। इतना ये सब कुछ हमने कक्षा 9 में भी पढ़ लिया था, इसी का एक बार और हमने रिवीजन किया है। ये इसकी अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 बहुपद का एक सामान्य सा परिचय। फर्स्ट प्रश्नावली 2.1। 2.1 का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं आपको px के लिए
y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं, हमें 6 सवाल दिए हुए हैं, इनमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। किसके लिए? px के लिए हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y पर x के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि 2 अक्ष होते हैं इसमें, x अक्ष और y अक्ष। तो हमें ये देखना है कि जो रेखाएं हैं वो x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रही है। तो x अक्ष को हमें दी गई जो रेखा है वह जितने स्थानों पर काटेगी, यहाँ पर इसका उतना ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर px जो हमें दिया गया है y बराबर px, वो x अक्ष को कहीं से कहीं तक भी नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इसमें शून्यकों की संख्या 0 0 हो जाएगी, यानी कि एक भी इसके शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको x पर एक स्थान पर काट रही है, यानी कि यहाँ पर इसका एक शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में x को ये 3 स्थानों पर काट रही है, यानी कि 3 स्थानों पर ये प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी? 3। इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि x अक्ष को हमारी रेखा, हमारा वक्र जो है वो 2 स्थानों पर काटता है। 2 स्थानों पर काटता है तो यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 2। यहाँ पर शून्यक हमें कितने प्राप्त होंगे? 2। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर x अक्ष पर हमारा ग्राफ जो है 1, 2, 3 और 4 स्थानों पर कटता है। तो जब x अक्ष हमें 4 स्थानों पर कटता है, यानी कि इन 4 स्थानों पर हमें शून्य प्राप्त होता है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। छठा इसका क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 स्थानों पर यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।